हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड का। मेटल सेक्टर की ये कंपनी है। तो आज इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम देखेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। तो 52 वीक हाई इसका 114 रुपीज़ है। सॉरी, 52 वीक लो 114 है, 184 है 52 वीक। और टुडे हाई इसका करेंट प्राइस 169 है। तो वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो मार्केट कैपिटल आप देख रहे हो 2 लाख करोड़ से भी ऊपर है कंपनी का मार्केट कैपिटल। एंटरप्राइज वैल्यू 2,42,452 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर है इसके 1248 करोड़। पीई रेशियो 59 है। सॉरी, दोबारा से देख लो आप। पीई रेशियो इसका 59 है। पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 है। फेस वैल्यू 1 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 59.36 है। तो प्राइस टू पीई रेशियो ये हो जाता है कि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को आपको कितना देना पड़ेगा। तो 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 59.36 है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका हो गया कि अभी जो स्टॉक्स है 1.49 मल्टीपल पे अभी ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू आपको ज़रूर देखना चाहिए कि कल के दिन अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपको कितना मिलेगा। तो बुक वैल्यू इसका 111 रुपये है। तो कल अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आपको 111 रुपये के पर शेयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा। कंपनी के पास कैश रिजर्व जो रेशियो है 5,954 करोड़ है। अब देखो, डेप्ट इसके पास 40,557 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 33 है। ईपीएस है 2.81। और इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अगर 45% से एबोव है ना, यानी 50 to 60% अगर प्रमोटर होल्डिंग रहता है तो एक अच्छा माना जाता है कि गुड है। बट प्रमोटर होल्डिंग इसमें 33.19 है, कम है। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 3.53 है, जो कि जो फर्स्ट पैरामीटर है उसको इसने क्रॉस कर दिया है। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 7% है। तो हमारा रहता है कि मिनिमम 15% होना चाहिए आरओई और आरओसीई रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 15% तो होना ही चाहिए। तो ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, ना तो आरओई 15% से अबव है, ना तो आरओसीई। तो यानी कि कंपनी उतना ज़्यादा पैसा बना नहीं पा रही है। प्रॉफिट को माइनस में चल रहा है कंपनी। सेल्स ग्रोथ भी माइनस में है इसका। तो ये मेजर प्रॉब्लम है इसमें। 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हो आप, 30% यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस चार्ट। अब देखो, जब स्टॉक का पी रेशियो बढ़ता है ना तो स्टॉक क्या हो जाता है, ओवर वैल्यूड हो जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पे अगर 1 मंथ पहले अगर देखो तो स्टॉक ओवर वैल्यूड बहुत ज़्यादा हो चुका है ना। अब जब इसका पी रेशियो गिरा है, ठीक है, तो इंटर करने का एक अच्छा टाइम ये हो जाता है कि जब पी रेशियो होता है अंडर वैल्यूड, जब स्टॉक्स होते हैं तो फिर इसमें इंटर कर सकते हैं। तो अभी देखो पी रेशियो इसका गिरा है, तो ज़्यादा स्टॉक बढ़ चुका था, ज़्यादा महंगा हो चुका था। तो ओवर वैल्यूड जब हो जाएगा तो स्टॉक गिरेगा ही। तो अभी पी रेशियो गिरा है, तो यानी कि अभी स्टॉक में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पी रेशियो देखना ज़रूरी है। टाटा स्टील का पी रेशियो देख रहे हो कि 54 है, तो JSW का 30 है। यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए JSW अगर मैं लेता हूँ तो मुझे 30 रुपये देने पड़ेंगे, बट अगर टाटा स्टील लेता हूँ तो 54%। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी देखो 11% है। आरओसीई इसका 14 है ना। तो ज़्यादा बेटर मुझे JSW लगता है टाटा स्टील से। इसके साथ ही और देखो,
सेल का पी रेशियो कम है, तो ये भी अंडर वैल्यूड है। इसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स आ रहे हैं, एक तो JSW, जिंदल स्टेनलेस और सेल। तो टाटा स्टील के मुकाबले ये तीनों शेयर ज़्यादा अभी सस्ते हैं, यानी कि अंडर वैल्यूड है। टाटा स्टील यहाँ पे ओवर वैल्यूड हमें लग रहा है प्राइसेस का। तो जब महंगे शेयर खरीदोगे तो बाइंग के बाद नीचे जाएगा ही, बिना देखे बिना रिसर्च किए करोगे तो। अब देखो 1 ईयर का सेल्स ग्रोथ इसका गिरा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका माइनस में चल रहा है। रिटर्न मैंने बताया था कि 15% होना चाहिए, 15% से लो है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 7% है, तो घटा है, गिर रहा है इसका ROE, है ना। ये मेजर प्रॉब्लम है इस कंपनी में। तो डेब्ट टू इक्विटी इसका 0.30 है। प्राइस टू कैश फ्लो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, CFO होता है, एक से ज़्यादा होना चाहिए तो गुड माना जाता है। बट हाँ, एक अच्छी कंपनी है, टाटा का ब्रांड है, तो लोग ये सोच के भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करेगा फ्यूचर में, मैनेजमेंट अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 33% है, DI इसमें 23% है, पब्लिक 22% होल्डिंग है। तो अगर मैं वही बात कर रहा था, मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो फिर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, DI और FI की होल्डिंग इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगा स्टील का, तो फ्यूचर ग्रोथ है इसमें। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से अगर आप सोचो तो फिर ये फंड स्टॉक्स अच्छा देखने को मिल रहा है। अब इतना भी ज़्यादा स्टॉक में प्लेस नहीं होना चाहिए। अगर शेयर कंपनी को लोन नहीं मिलता है और प्लेस रखते हैं, यानी गिरवी रखने लगता है अपना शेयर, तो वो देख रहे हो 1.55% है, वो कम है। अगर किसी में प्लेस परसेंटेज 30% दिख रहा है, 25% दिख रहा है, तो ये खतरे की घंटी हो जाती है प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि इसको लोन वगैरह मिल नहीं रहा है, तो उसको गिरवी रख के पैसा कंपनी लेती है फंड बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बट यहाँ पे एक गुड साइन है, हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, 1.55% है, बहुत कम है। तो DI की भी होल्डिंग अच्छी तगड़ी है, 19%। यहाँ पे FI भी है और पब्लिक होल्डिंग भी है, और प्रमोटर की 33% होल्डिंग है। तो ओवरऑल हमें अच्छा यहाँ पे सही है। देखिए, कंपनी के गुड रेवेन्यू ग्रोथ है, एवरेज रिटर्न मार्जिन लास्ट 5 ईयर का देखो तो 27% है। कंपनी का पुअर प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिख रहा है, यानी कि ROE देख रहे हो 3% है। कंपनी हैज़ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ 42,472 करोड़ है। कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई PE रेशियो, मैंने बताया था, यानी कि ओवर वैल्यूड अभी भी बना हुआ है ये। अपने पीयर्स के मुकाबले ये शेयर महंगा है, तो इससे अच्छा JSW मुझे लग रहा है, सेल लग रहा है। उस टाटा स्टील में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो देखो, अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होगा तो उसका प्राइस गिरेगा। तो बिना चेक किए ये सब चीज़ें अगर आप बाई करते हो तो फिर आपका पोर्टफोलियो लाल जरूर हो जाएगा। देखो, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CFO आपको कंपनी हैज़ ए गुड कैश, ठीक है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट जो होता है वो स्टैंड एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1.75 है, यानी कि कैश फ्लो है कंपनी में, ठीक है। PE रेशियो के हिसाब से मुझे ये ओवर वैल्यूड लग रहा है।
जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था। अब सेल्स ग्रोथ इसका गिरा है, यहाँ पे देख रहे हो जून क्वार्टर में गिरा है, और प्रॉफिट इसका जून क्वार्टर में गिरा है ना। तो बिफोर टैक्सेस यहाँ पे भी प्रॉफिट इसका गिरा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहाँ पे भी गिरा है लास्ट क्वार्टर में इसका। ईपीएस थोड़ा सा सुधर रहा है इसका, अर्निंग टू प्राइस रेशियो, बट यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 2.67% हो चुका है। अब थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। कंपनी देखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा कर्ज तो नहीं ले रही है। इसका कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, 31,000 फिर 36,000 कर्ज बढ़ा है इसका। करंट लायबिलिटीज़ 50,640 करोड़ है, मार्च क्वार्टर में देख रहे हो। टोटल लायबिलिटीज़ इसका बढ़ता जा रहा है, 2,45,000 बढ़ के हो गया इसका। पहले 1,50,000 था। लायबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही है। लायबिलिटीज़ होता क्या है मैं वो बता देता हूँ कि जैसे आप कोई घर खरीद लेते हैं तो वो आपका एसेट्स हो जाता है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, फ़ोन अगर आप ले परचेज़ करते हैं तो वो आपका लायबिलिटीज़ हो जाता है, वो आपका एसेट्स नहीं है। ठीक है। तो कंपनी जब कर्ज लेती है और उसको चुका नहीं पाती है तो इसमें इंटरेस्ट भी लगता है, तो इस तरीके से क्या होता है वो लायबिलिटीज़ हो जाता है। टोटल एसेट्स भी कंपनी के पास बड़े हैं, जो ऑपरेशंस हैं या फिर नए नए प्लांट वगैरह होती है तो एसेट्स भी इसका बड़ा है। तो कैश फ्लो भी इसका देख रहे हो तो नेट कैश फ्लो इसका यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है, 3,355 करोड़। तो कैश फ्लो कंपनी का थोड़ा बढ़ा है, पहले निगेटिव था बट यहाँ पे कैश फ्लो जो है बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा रिकवर किया है इसने मार्च 2023 के बाद, एक अच्छा खासा करा है इसने। अब आपको डिविडेंड भी देखना चाहिए, तो चलिए डिविडेंड भी अगर आपको देखने को मिले तो इसने डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। तो डिविडेंड पहले इसने दिया था 17 जून 2022 में 51 रुपीज़ दिया था डिविडेंड। ठीक है, फिर 25 दिया था 2021 में, 2020 में 10। बट अब जब उतना प्रॉफिट कमा नहीं पा रही, सेल्स इतना हो नहीं पा रहा, तो 3.3 रुपीज़ दिया है। देखिए सिर्फ अगर कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, अब प्रोडक्शन तो कर रही है, अब सिर्फ इन्वेंट्री उसका बढ़ रहा है और सेल्स बढ़ नहीं रहा है। आप देख रहे हो सेल्स डाउन हो रहा है, इन्वेंट्री इसका बढ़ रहा है। तो सिर्फ इन्वेंट्री बढ़ने से क्या होगा, सेल्स गिरेगा। सेल्स बढ़ ही नहीं रहा, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है बट सेल्स बढ़ नहीं रहा है, तो इस वजह से इन्वेंट्री इसका बढ़ रहा है बट सेल्स नहीं बढ़ रहा है, तो इस वजह से इनकम भी कम होगा, रेवेन्यू कम जनरेट होगा। अब देखो प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी गिरी है इसकी, दिसंबर 2023 से फिर प्रमोटर की होल्डिंग देखो, बट मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में कांस्टेंट है। अब इनके जो इन्वेस्टमेंट हैं पार्टनर्स वो सब देख रहे हो आप। टाटा केमिकल ने 9 करा है, टाटा केमिकल लिमिटेड 0.25 इन्वेस्ट किया है इसने। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 0.34 कांस्टेंट है। टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड इसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इनका 31.76 है। तो ये था एक ओवरऑल टाटा स्टील का फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हमें इसका आरओई मैच नहीं किया, आरओसीई मैच नहीं हुआ, यानी कि 15 से कम है, लेस देन 15 है,
तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पी रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ग्रेटर देन अपने पीयर्स से है, ठीक है। तो इस वजह से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है। सेल्स ग्रोथ गिरा है कंपनी का, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म 1-2 साल का टाइम है आपके पास, तो फिर इस स्टॉक्स में जाओ। शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे स्टॉक्स अभी भी प्राइस महंगा लग रहा है। आगे डिसीजन आपका है, आप किस पे इन्वेस्टमेंट करोगे। फंडामेंटली मुझे वीक लग रहा है स्टॉक्स। आपको कैसा लगा वीडियो, तो आप कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और स्टे अपडेट रहिए।